हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। पिछले कई दिनों से आप न्यूज में देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर काफी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में अब तक 6 या 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 100 से ज्यादा लोग इन प्रदर्शनों में घायल हुए हैं। आखिर बांग्लादेश में ऐसे प्रदर्शन किस लिए हो रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश कभी भारत का ही एक हिस्सा था, पाकिस्तान बना, उसके बाद बांग्लादेश बना, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भारत से बहुत ज्यादा जुड़ती रहती हैं। लेकिन भारत में आपने देखा होगा, लोग आरक्षण मांगने के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जस्ट इसके अपोजिट हो रहा है कि आरक्षण को हटाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बांग्लादेश के उस इतिहास को समझेंगे जिसके बनने में उसकी भूमिका रही, और उसी से जुड़ा है ये आरक्षण का मुद्दा। इसको समझेंगे कि बांग्लादेश में आरक्षण विवाद जो है वो क्या है और भारत इससे क्या सीख सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आप सबको पता होगा कि 1971 के अंदर जो है वो आपका पाकिस्तान को हराया था भारत ने और बांग्लादेश का निर्माण किया था। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान आप एक तरीके से कहिए, और पश्चिमी पाकिस्तान आपका जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है वो है। 1971 में एक बड़ी हार पाकिस्तान की हुई थी। इस युद्ध में कोई सीधा अटैक पाकिस्तान ने भारत के ऊपर नहीं किया था, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश कहिए, उस बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की हरकतों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा था, घुसपैठ बढ़ रही थी, इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी। तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उन चीजों से हो रहा था, और मजबूरन उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने का जो है वो फैसला लिया। ये लड़ाई जो है वो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में ही लड़ी गई थी, ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तान में ये लड़ाई जो है वो नहीं लड़ी गई थी। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर बांग्लादेश बनने का इतिहास कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले जब 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों देश आजाद हो गए, तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों हिस्से जो अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के तौर पर हैं, ये दोनों ही पाकिस्तान के क्षेत्र थे। पाकिस्तान को ये दोनों क्षेत्र दिए गए, लेकिन उस कुछ समय बाद ही आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान अभी है, पश्चिमी पाकिस्तान, उसमें जो ज्यादातर भाषा बोली जाती है वह पंजाबी है, सिंधी है या फिर उर्दू है। लेकिन जो बंगाल वाला जो रीजन है उसमें ज्यादातर भाषा बंगाली बोली जाती है, और बंगाली को वहां की राष्ट्रीय भाषा यानी कि उस राज्य की राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए 1948 से ही आंदोलन शुरू हो गए थे। काफी उग्र आंदोलन हुए, और मजबूरन जो तत्कालीन पाकिस्तान की सरकार थी उसको ये फैसला लेना पड़ा कि उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा देना पड़ा। बाद में उसको यूनेस्को ने भी दिया, एक अलग कहानी। तो सबसे पहले बांग्लादेश की जो शुरुआत बांग्लादेश शब्द ही बना था, वही बांग्ला से बना था, और उस बांग्ला के लिए आंदोलन हुआ 1948 में। यानी कि 1948 में से ही ये शुरुआत हो गई थी धीरे धीरे, कि कहीं ना कहीं जो पूर्वी लोग हैं वो पश्चिमी लोगों से अलगाव महसूस करते हैं। किसके नाम पर? भाषा के नाम पर। जबकि धर्म लगभग दोनों ही देशों का सेम था। ज्यादातर जो मेजोरिटी थी वो मुस्लिम समाज की थी, हिंदू एज ए माइनॉरिटी वहां दोनों ही कंट्रियों में थे। लेकिन एक अलगाव दोनों ही देशों के अंदर था, और वो अलगाव था भाषा को लेकर। और यही अलगाव धीरे धीरे बढ़ा, और 1971 में आते आते जो है एक बड़ी कहानी शुरू हुई। और ये जो 1971 से पहले जो बीच का जो समय है, उस समय में जब ऐसा होता है कि कोई आंदोलन बड़ा हुआ किसी क्षेत्र में, किसी देश की सरकार के खिलाफ इस तरीके का आंदोलन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वहां के लोग, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस, उनमें मनमुटाव और आपसी जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी आ जाती है। उस तरीके ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, उस समय रेडियो व्यवस्था, उस समय मीडिया उस तरीके का नहीं था कि चीजों को इतना आसानी से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हाँ, जब इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अलगाव को जन्म देती रहेंगी, और उसी अलगाव से पाकिस्तान की सेना वहां हरासमेंट शुरू कर दी धीरे धीरे। यानी कि लोगों को प्रताड़ित करना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, ये सब जो जाते थे पश्चिमी पाकिस्तान से, जो अधिकारी ट्रांसफर होकर पूरी पाकिस्तान में जाते थे, वो ज्यादातर वहां जाके यही काम करते थे। उनका ज्यादातर हरासमेंट में ही एंगेजमेंट रहता था, खासकर महिलाओं का हरासमेंट वहां काफी हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जो है 1970 आते आते बांग्लादेश के अंदर यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक अलग होने की इच्छा जाहिर होने लगी, और उन्होंने 1970 में शेख मुजीबुर रहमान जो है वहां की आजादी के क्रांतिकारी माने जाते, एक तरीके आजादी के कर्ता धर्ता कहिए या फिर आजादी की नींव रखने वाले कहिए,
कुछ भी आप उनको कह सकते हैं। तो उन्होंने 1970 में मांग की थी कि हम एक बांग्लादेश अलग से नेशन की मांग करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से अलग होने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर ही एक ऐसा देश चाहते हैं जिस देश में अलग से शक्तियां हो, उस देश का प्रधानमंत्री हो, उस देश के सब कुछ हो, लेकिन उसका अंडर जो हेड ऑफ कंट्रोल है वो भले पाकिस्तान रहे। ठीक है, जिस तरीके से ब्रिटेन जब भारत को गुलाम बना रखा था उस समय ऐसी ही कुछ परिस्थितियां थी, यानी कि आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, आपको आधी ही स्वतंत्रता थी। तो ऐसी ही व्यवस्था की मांग की गई और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की काफी बड़ी जीत हुई, लेकिन उस जीत के बाद उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसको लग गया कि अगर लोग इसकी बातों को इतना समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़े विद्रोह की तैयारी है, इससे पहले कि कुछ ऐसा हो इसको उठा के जेल में डाल दिया। जैसे ही 1970 में उसको जेल में डाला तो पूरे पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जिसको आप कहिए बांग्लादेश, उसमें बड़े जो है वो विद्रोह होना शुरू हो गया और वहीं से शुरू हो गई आपके आजादी की जो है वो लड़ाई। तो देखिए सबसे पहले जो आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी उसमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है कि 1971 से पहले 1971 यानी कि आजादी का जो विद्रोह छिड़ा उससे पहले वहां जो लोकल जो शांति व्यवस्था को देखते थे या फिर लोकल अदालत आप कह सकते हैं, तो अंसार करके संगठन होते थे, अंसार उनको बोलते थे। ठीक है, अंसार क्या होते थे कि जो अंसार होते थे वो मुस्लिम लॉज के जानकार होते थे और ज्यादातर मुस्लिम कंट्री था तो ऐसी ट्रेंड आपने देखा होगा कि मुस्लिम कानूनों के हिसाब से ही सारी चीजें जो है वो कंट्रोल की जाएंगी। उसको भंग करके एक रजाकार संगठन के तौर पर बनाया गया, यानी कि रजाकार बाहिनी करके एक यूनियन बनाई गई और ये यूनियन शांति के लिए, शांति समझौते के लिए, लोगों को शांत करने के लिए जो है इस पर जिम्मेदारी थी। उस कमेटी का ये हिस्सा थी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे इसके संगठन रजाकार बाहिनी थी, इसके संगठन के लोगों को रजाकार कहने लगे। ये वो लोग थे जनरली जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे और बांग्लादेश बनाने के अगेंस्ट थे। ऐसे ही लोगों को इस ग्रुप में मिलाया गया और धीरे धीरे इसको 1971 जब आया तो इसको जो है लीगलाइज कर दिया गया पाकिस्तान की सेना के एक अध्यादेश के द्वारा। इनको जो है वो जनरल टिक्का सिंह लेफ्टिनेंट जनरल उस समय थे, तो उन्होंने इसको पाकिस्तान की सेना का ही एक हिस्सा बना दिया। यानी अब तक इस वाहिनी का काम शांति व्यवस्था था, अब ये विद वेपन्स जो है वो शांति करने के लिए थी और इन लोगों ने फिर वहां जाके बांग्लादेश के जो समर्थक लोग थे उनके खिलाफ उनको मारना, प्रताड़ित करना, ये सब चीजें जो है इन लोगों ने शुरू कर दी। ठीक है, तो जनरली रजाकार लोग थे, ये रजाकार लोगों को वर्तमान में पाकिस्तान में देशद्रोही कहा जाता है। एक तरीके से आप देशद्रोही समझ लीजिए, तो जो लोग अपने ही राष्ट्र के विरुद्ध लड़ रहे थे, यानी कि बांग्लादेश बनाने के विरुद्ध ही लड़ रहे थे। ठीक है, और ये एक तरीके से उन लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता था जो लोग जो है वो संगठन के तौर पर इसमें शामिल होना चाहते थे और जो बांग्लादेश का विरोध कर रहे थे। तो ये थी बांग्लादेश के इतिहास की पूरी कहानी। जब ये रजाकार लड़े उसके बाद फिर सिचुएशन बिगड़ी तो फिर इंदिरा गांधी ने फाइनली जो है वो वॉर की चेतावनी दी पाकिस्तान को और लड़ाई छेड़ दी। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसमें एक बांग्लादेश और एक आपका पाकिस्तान बना। ठीक है, तो ये थी बांग्लादेश को बनने की कहानी। अब जब बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश के बनने के बाद जो लोग बांग्लादेश के समर्थक थे, जिन लोगों ने अपने परिवार गंवाए, जिन लोगों ने अपने घर जो है वो गंवाए, बांग्लादेश के क्रांतिकारी जिनको आप कहिए, तो उन क्रांतिकारियों के लिए वहां की सरकार यानी कि जो उस समय बांग्लादेश में सरकार बनी तो उसने ये कहा कि इसके लिए हम 30% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में रखेंगे। जो लोग हमारी आजादी के लिए लड़े हैं उसके लिए हम 30% रिजर्वेशन रखेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरीके से समझ लीजिए, तो उनके लिए हम सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देंगे। धीरे धीरे ये आरक्षण जो है बढ़ के वो जो है 56% तक पहुंच गया और इसमें क्या क्या और जोड़ा गया। 30% तो उन लोगों के लिए था जो लड़ाई लड़ रहे हैं, 10% जो है वो महिलाओं के लिए जोड़ दिया, 10% उन क्षेत्रों के लिए जोड़ दिया जो क्षेत्र जो है जनजातीय इलाके थे, यानी कि कम डेवलप इलाके थे, उनको लेकर जोड़ दिया। ठीक है, 5% जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जोड़ दिया और 1% जो है वो आपका
विकलांग लोगों के लिए जोड़ दिया। ठीक है, तो ये तरीके से बांग्लादेश का जो टोटल रिजर्वेशन है वो 56% हो गया, और बाकी का जो रिजर्वेशन आपका 44% है वो अन्य लोगों के लिए। यानी कि व्यवस्था तो कुछ भारत जैसी थी, लेकिन ये व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं थी। ये आरक्षण उन लोगों को दिया गया था जो कि बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़े, जैसे हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, या फिर जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे, हम आज भी उनको आरक्षण देते चले आ रहे हैं। भारत में अभी भी तक इस तरीके की व्यवस्था है। तो इससे क्या हो रहा है कि देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब है वो बांग्लादेश के अंदर अभी जो है वो कम है, और एम्प्लॉयमेंट की स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि बांग्लादेश की पीएम चाइना गई थी लोन के लिए, वहां से लोन नहीं मिला, भारत ने भी काफी मदद की है। तो स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए भारत की ही तरह वहां भी लोगों का जो झुकाव है वो सरकारी नौकरियों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और पहले से भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरियां हर देश में जो है वो एक तरीके से झुकाव का एक जरिया है। वो हर रसिया हो, अमेरिका हो, हर कोई चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, स्टेबल जॉब मिल जाए। इस तरीके के भारत में थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा इसलिए है कि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ क्रॉस कर गए हम लोग, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भारत के अंदर लोग सरकारी नौकरियां चाहते हैं। बाकी सरकारी नौकरियां हर देश में लोग चाहते हैं। चाइना के भी अखबार देखिएगा, वहां भी यही होता है कि 10,000 वैकेंसी है तो उस पर 10-15 लाख 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 25 लाख लोग अप्लाई करते हैं। भारत में इसका आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा सा कमजोर है, और पॉपुलेशन भी हमारी जो है वो ज्यादा है। तो ये एक प्रमुख जो है वो लड़ाई थी। तो ये देखिए, लड़ाई अब धीरे धीरे करके दो दलों में बट गई। एक दल तो आपका शेख हसीना जो कि वहां की प्राइम मिनिस्टर है, और एक अपोजिशन जो वहां इस समय काम कर रहा है। यानी अपोजिशन को लगभग ऐसी स्थितियों में वहां देखा जाता है जैसे वो रजाकार यानी कि देशद्रोही एक्टिविटियों में ज्यादा शामिल होते हैं, वो बांग्लादेश का भला नहीं चाहते। जबकि शेख हसीना की पार्टी को एक तरीके से राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ कुछ स्थिति ऐसी है जैसे भारत के अंदर है, जैसे एक पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर लोग बोलते हैं, तो दूसरों को एंटी नेशनल के नाम पर, टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर तमाम नाम जो है वो भारत में दे दिए जाते हैं। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बांग्लादेश के अंदर है। अब देखिए, इस रिजर्वेशन व्यवस्था के खिलाफ 2018 में भी प्रदर्शन हुए। 2018 में और उग्र प्रदर्शन हुए, तो वहां मजबूर होकर सरकार ने कहा कि चलो हटाओ, हम किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे, खत्म कर दिया। लेकिन बाद में इसको जब चैलेंज किया गया कोर्ट में, तो कोर्ट में चैलेंज करने के बाद इसको न्यायालय ने फिर से बहाल कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके बाद अब फिर से प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश में शुरू हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए, दो चीजें हैं। जैसे इंडिया के अंदर होता है कि छात्र संघ होते हैं, एबीवीपी बीजेपी का है, ठीक है, और कांग्रेस के हैं, और भी लेफ्ट पार्टियों के हैं। तो ऐसे ही बांग्लादेश छात्र लीग एक संगठन है जो कि शेख हसीना की पार्टी का है। तो अब आरोप ये लग रहे हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग इस आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को जानबूझ के जो है मारने पीटने का काम जो है इस छात्र संगठन के लोग कर रहे हैं। यानी कि यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस हैं उनमें इस समय दो छात्र गुटों में आपस में जम के मुठभेड़ हो रही है। एक तो शेख हसीना की पार्टी यानी कि सरकार का समर्थक है, और बाकी सब सरकार के अपोजिशन में है। कुछ ऐसी स्थिति है कि जैसे राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोग करते आए। शेख हसीना की पार्टी जो है वो क्या कह रही है कि देखिए, जो लोग हमारी आजादी के लिए लड़े, हमारी यूथ कहीं ना कहीं उनके महत्व को भूलती चली जा रही है। जिन लोगों ने बांग्लादेश बनाया, आप देखिएगा कि बांग्लादेश बना, भारत ने सबसे बड़ी भूमिका रही, सबसे ज्यादा भारत ने पैसा खर्च किया उसके लिए। उसके बावजूद भी ऐसी कोई सिंपैथी बांग्लादेश के यूथ के अंदर नहीं है कि वो भारत को इस नजरिए से देखते हो कि भाई हम लोग भारत की वजह से ही आजाद हैं। ऐसी कोई सिंपैथी उनके अंदर नहीं है। वही शेख हसीना कह रही है कि ये लोग हमारी आजादी के महत्व को ही भूल गए, उनमें लड़ने वाले लोगों को ही भूल गए। तो हम उनको आरक्षण नहीं देंगे जो हमारे देश के लिए लड़े, तो हम किसको देंगे? उनको देंगे जो रजाकार के तौर पर हमारे विरुद्ध लड़े। तो जनरली इन छात्र संगठनों को अब जो है वहां एक रजाकार टाइटल दिया जा रहा है। जैसे हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग दे दिया जाता है जो लोग यूनिवर्सिटियों में नारे लगाते हैं इंडिया के खिलाफ, तो इस तरीके से ही यानी कि देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। ऐसे ही अब यहाँ जो छात्र संघ हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी रजाकार कह के लोग बुला रहे हैं, यानी कि उनको भी देशद्रोही का टैग दिया जा रहा है, ये बताते हुए कि देखिए, ये लोग हमारे आजादी के जो सोल्जर्स हैं उनका भी सम्मान करना नहीं जानते। ओवरऑल ये लड़ाई अभी तक बांग्लादेश में चल रही है। अभी तक बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिर ये आंदोलन किस करवट जाता है, क्या डिसीजंस वहां की गवर्नमेंट लेगी, पूरा हटाएगी आरक्षण, या फिर हो सकता है उसमें कटौती की कोई सीमा लगाए,
ठीक है। ज्यादातर देखिए इन लोगों की जो लड़ाई है, जो लोग लड़ रहे हैं लड़ाई, इसमें जो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो आरक्षण जो जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको महिलाओं के आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, उनको ट्राइबल एरिया वाले आरक्षण से उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो डेवलप्ड जो है डिस्ट्रिक्ट, आपके नॉन डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट आप मान लीजिए, उनसे कोई आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति है बस ये 30% आरक्षण जो कि स्वतंत्रता सेनानियों को दे रखा है, उनसे इनको आपत्ति है कि इसको आप हटाइए, बाकी सबको रहने दीजिए, यानी कि 26% रहने दीजिए, 30% आप हटाइए। ये जो है ये बांग्लादेश के आंदोलनकारी चाहते हैं। तो ये थी बांग्लादेश के आरक्षण की पूरी कहानी। देखेंगे आने वाले समय में क्या इस समय बांग्लादेश की सरकार करेगी, और आपको क्या लगता है कि भारत में भी इस तरीके का कोई रिजर्वेशन में सुधार होने चाहिए? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।